एमीन्स चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एमीन्स को जनरल इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो आयु पैक ख़त्म हो गया था हमारा, जनरल प्रिपरेशन मेथड फिनिश हो गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी सारी हो गई थी। इसके अलावा एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको जैसे आप लोग जानते हो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन इसमें आते हैं। पहले वो करेंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसको बोलते हैं डायजीनियम सॉल्ट, उसको करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 1 हैलोजिनेशन। अगर हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो उसमें ब्रोमिनेशन लगा लेते हैं, यानी कि हैलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एनिलीन है, अब इस एनिलीन में अगर हमने ब्रोमीन की रिएक्शन कराई एक्वस में, एक्वस का मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, ब्रोमीन वाटर। अगर मान लीजिए ब्रोमीन वाटर से हमने रिएक्शन कराई और ये किस तरीके का ग्रुप है, सारे बच्चों को पता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर मान लीजिए हमने ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन कराई तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ साथ, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट कौन सा ले रखा है, एक्वस, तो अच्छी रिएक्शन होने की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तीनों पोजीशन पे। तो ये क्या करता है, तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जहां जहां पे इसको साइट मिलती है वहां वहां पे अटैक कर देता है। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये 2 पे है, 4 and 6, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं इसमें 2 प्रोडक्ट बनाना, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक सॉल्ट बन जाता है, उस सॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए, सॉल्ट ना बने, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम 2 प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब 2 प्रोडक्ट कैसे बने, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया हमने। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहां पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आ जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पोलर सॉल्वेंट में तो ये तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है एनिलीन के साथ, लेकिन अगर मान लीजिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है हमारे पास और हम सोचें कि 2 प्रोडक्ट आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब ब्रोमीन की ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी तो ब्रोमीन की ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो यहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन ना हो उसके लिए हम लोग इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये रिएक्शन सॉल्ट का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो ये अभी ऐसा नहीं देगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहले इसका एसाइलेशन कराया जाता है। एसाइलेशन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, हम सबसे पहले ब्रोमिनेशन ना करके एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब हम लोग एसाइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे क्या होता है कि यहां से निकलता है अपने पास X और यहां से निकलता है H। HX निकल जाने की वजह से यहां पे क्या बन गया हमारे पास, लाइक दिस NHCOR, ये बन गया,
ठीक है, अब ये पोजीशन जो है प्रोटेक्ट हो गई, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन अब नहीं होगा इधर। अब हम लोग करा सकते हैं इजीली ब्रोमिनेशन। अब मान लीजिए R के प्लेस पर मैं CH3 अप्लाई कर दूं, R के प्लेस पर हम क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। तो जब R के प्लेस पे CH3 लेंगे तो इसका क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, एन फिनाइल इथेनामाइड। समझ रहे हो ना, ये 1,2 ग्रुप हो गया। और CONH को क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनामाइड। R के प्लेस पे मान लीजिए हमने R के प्लेस पे क्या रख दिया, यहां पर CH3। अब देखो, अब अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे तो अब ऑलरेडी यहां पे ये प्रोटेक्ट किया हुआ ग्रुप है, ये पूरा की पूरा। अब यहां तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं, अब ये रिलीजिंग की तरह काम करेगा। देखो अब ये रिलीज करेगा तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसके हिसाब से देखें, NHCO CH3, तो एक क्या बना हमारे पास, पैरा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ऑर्थो। ठीक है, ये बनेगा ब्रोमीन वाला ऑर्थो। अब मान लीजिए हमें इसको रीजनरेट करना है, तो रीजनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर जो ये प्रोडक्ट बने हैं इसमें मेजर तो ये है और माइनर ये है, इसको हम रीजनरेट कर देते हैं हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो जब जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आएगा एनिलीन वाला प्रोडक्ट, ये रीजनरेट हो जाएंगे आयंस। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। और साइड में क्या निकल गया पता है आपको, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराया करो आप लोग तो ऐसे लिखा करो H और OH। अब क्या नया हो रहा है यहां से देखो, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव, तो इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा पॉजिटिव, NH2 आ गया। अब साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकल रहा है, CH3COOH। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, अब देखो दोनों ग्रुप अगर मान लीजिए थोड़ा डिस्टेंस वाइज दूर हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो ये कैसा होगा, मेजर। और ये कौन सा होने वाला है हमारे पास, माइनर। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, वन इज मेजर अनदर इज माइनर, यानी ऑर्थो पैरा। तो पहला है हमारे पास ब्रोमिनेशन, इसका ध्यान रखना है। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन आए तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन लगाना है, और नहीं आए तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ग्रुप लगाना है, उसके बाद हमें काम करना है। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें जैसे हमने इसको प्रोटेक्ट किया है तो इसमें दो ग्रुप चले हैं RS की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कभी भी क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलेगा कि भाई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन में भी जा सकता है और लॉन पेयर यहां भी जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ठीक है, हाँ तो जा तो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज हम किसको प्रेफरेंस देंगे। देखो अब यहां पे दो एरो हैं, एक नंबर 1 एक नंबर 2, क्योंकि ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के कॉन्जुगेशन में आ रहा है, और ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बोनाइल के कॉन्जुगेशन में आ रहा है, इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस अगर देखें हम, कभी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए तो आप 1 वाले को प्रायोरिटी दोगे, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन को ले जाना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नाइट्रेशन। सेकंड वाला है हमारे पास नाइट्रेशन। ठीक है, अब नाइट्रेशन की अगर हम बात करें, सारे बच्चे जानते हैं कि नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, बताओ। नाइट्रेशन होता है हमारे पास HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये दीज आर द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब यहां पर ये दोनों एसिड हैं, लेकिन एसिड की तरह अच्छा काम कौन करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग, मतलब ये यहां पे एज ए एसिड की तरह काम करता है और ये एज ए लुईस बेस की तरह काम करता है, लुईस बेस एंड लुईस एसिड। पहली चीज तो ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये लुईस एसिड और लुईस बेस, यानी थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख लेते हैं,
अब देखो है क्या है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। ये HNO3 नाइट्रेटिक मिक्सचर में एज ए लुईस बेस काम कर रहा है, और हैं तो दोनों एसिड, लेकिन यहाँ पर किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। रीजन क्या है, क्योंकि जब भी हम कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए एज ए लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस नाइट्रेटिक मिक्सचर में जो ये H2SO4 है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। यहां पर हमें अलग से जैसे डालते थे ना AlCl3 FeVr3, वो लुईस एसिड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद ही जनरेट कर देगा। दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है आपको कि देखो जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने ले रखा है यहां पे, तो इससे H+ आइंस लग करके यहां पे एनिलीनियम आयन बना लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से जब ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, उसको होने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बन गया, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके 3 प्रोडक्ट आएंगे अभी फिलहाल के केस में। तो एक हमारे पास बना पैरा, और एक हमारे पास बना मेटा, और एक हमारे पास बना ऑर्थो। एक हमारे पास बनेगा ऑर्थो। समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें से मेजर कौन सा है? देखो ये मेजर वाला है, यानी कि ये 51% बनता है, और ये 47% बनता है, और ये केवल 2% बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि एनिलीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, फिर मेटा क्यों बन गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो H2SO4 है, इसमें से H+ आइंस आकर के इसमें H+ आइंस लग जाते हैं, जिसको हम एनिलीनियम आयन बोलते हैं। एनिलीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से इसका एक मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, इसका ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप चाहते हो केवल 2 प्रोडक्ट बनाना, यहां तो 3 बन रहे हैं। तो आप 2 प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज नहीं करना है, इस पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है पहले आपको। तो जब ये पोजीशन प्रोटेक्ट हो जाएगी तो वहां पे केवल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, चलो वो भी सीख लेते हैं एक बार। इसकी पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एसाइलिनियम एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करा दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने की वजह से मैं R के प्लेस पे चाहूं तो CH3 यूज कर लेता हूं। तो यहां आ गया हमारे पास लाइक दिस। ठीक है, अब हम नाइट्रेशन अगर करते हैं तो इसके 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना। अब मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मान लीजिए एनिलीन के साथ करें तो वो एनिलीनियम आयन बनेगा, तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप काम करेगा पैरा पोजीशन की तरफ, है ना। तो यहां पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और अब इनको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो ये बन गया NO2। ठीक है, अगर मान लीजिए हम हाइड्रोलिसिस करके रीजनरेट करते हैं तो एनिलीन फिर से दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा फिर लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें मेजर कौन सा, ये वाला मेजर यही रहेगा पैरा, और इसमें माइनर कौन सा रहेगा, लाइक दिस। तो आपने क्या सीखा,
नाइट्रेशन में दो चीजें आपको सीखनी है। मान लीजिए आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दिया, तो वहां पे क्वेश्चन कभी आ जाए आपके एग्जाम में कि भाई इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं लगा रखा है, तो आपको 3 आंसर लगा के आने वहां पे, ऑर्थो, पैरा, मेटा। ये परसेंटेज है, ये मेजर प्रोडक्ट है पैरा, है ना। और माइनर इसमें कौन सा हो गया बेसिकली, मेटा, और वो सबसे ज्यादा माइनर। अगर मान लीजिए इस पोजीशन को प्रोटेक्ट कर दें, तो तब आपसे पूछा जाए, मतलब ए ऑप्शन लगा करके ये दे देगा, फिर बी के हिसाब से पूछा जाए, तो उसके दो ही प्रोडक्ट आएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पैरा एंड ऑर्थो। पैरा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड वाला है हमारे पास सल्फोनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अगर देखो सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में क्या होता है, जैसे कि ये एनिलीन है, ठीक है। अब यहां पे सल्फोनेशन के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, या तो H2SO4 के साथ लुईस एसिड डाल दो SO3, अगर आप लोग ये यूज नहीं कर रहे हो तो ओलियम यूज करो, H2H2O7, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे, तो इससे सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बेसिकली सॉल्ट बनता तो है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, वो बन जाता है। कैसे, वो देखिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के लिए तो बनता है इक्विलिब्रियम के लिए, लाइक दिस, ये वाला मान लीजिए सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इसमें ये मूवेबल टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म होने के बाद क्या होता है, बेसिकली एटम शिफ्ट चले जाते हैं इक्विलिब्रियम फेज में, और यहां पे क्या हो जाता है हमारे पास, लाइक दिस, यहां पे फिर दोबारा से एनिलीन आ जाता है, और ये SO3H आ जाता है। अब ये जो एनिलीन है और SO3H है, यानी पैरा पोजीशन पे जो है, इसमें क्या होता है कि देखो, इस पोजीशन को अभी बोल रहे हैं हम एसिडिक, और इस वाली को बोल रहे हैं बेसिक। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और इस पे H+ आइंस। तो मान लीजिए ये क्या करता है, H+ आइंस उस पे शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ देर के लिए जो शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या होती हैं चीजें, इसका नेचर चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। अब देखो ये कौन सा वाला बन गया हमारे पास, एसिडिक, ये टर्मिनल जो है वो बन गया एसिडिक, जबकि ये टर्मिनल कैसा बन गया, जब माइनस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, बेसिक। तो मतलब यहां पर जो एसिडिक और बेसिक, ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स जिसमें एसिडिक सेंटर भी प्रेजेंट है और बेसिक सेंटर भी प्रेजेंट है, मान लो वो दोनों की दोनों आपस में शिफ्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ज्यूटर आइंस, दैट इज कॉल्ड द ज्यूटर आइंस। कुछ बात समझ में आई आपको, ज्यूटर आइंस कहां बनते हैं, एनिलीनियम में बनते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये सॉल्ट के फॉर्मेशन पे ये शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होने के बाद यहां से H+ आइंस उधर शिफ्ट हो जाएगा, टर्मिनल चेंज हो रहे हैं, इसकी pH वैल्यू यहां पर 7 होगी, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसमें एसिडिक सेंटर भी प्रेजेंट है, इसमें बेसिक सेंटर भी प्रेजेंट है, और इसको बोलते हैं हम लोग ज्यूटर आइंस। एंड कभी एक वर्ड और यूज करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज नोन एज द सल्फोनेशन, इसको हम सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं कई बार, तो वो चीज है। अब जो ये एनिलीन है, ध्यान रखिएगा, एनिलीन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, हालांकि जितने बार भी हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग ग्रुप जितने बार भी होते हैं, वो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, लेकिन एनिलीन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि ये लुईस एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। इस चीज को मैं लिख देता हूं, एनिलीन डज नॉट गिव द फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज ऑफ salt formation.
सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये हमारे पास कौन सा हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया एमीन्स। अब हम करने वाले हैं डाइजीनियम सॉल्ट, जो छोटा टॉपिक है, एनसीईआरटी का पूरा यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट देखो डाइजीनियम सॉल्ट। अब ये डाइजीनियम सॉल्ट कैसे बनता है, सारे बच्चे जानते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। एनिलीन लीजिए सबसे पहले, एनिलीन के बाद हमें क्या करना है, NaNO2 प्लस HX HCl ले लो। यहाँ पे क्या है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना हुआ, 273 से 278 केल्विन। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन है, इसको हम लोग है ना आइस बाथ में कराते हैं, ये प्रैक्टिकल भी होता है आपके यहाँ पे 12th क्लास में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बताओ, डाइएजोनियम सॉल्ट बना। ठीक है, अब ये जो डाइजीनियम सॉल्ट बना है, इस डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं। तो डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन मान लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें साइनाइड बनाना है। तो CuCN प्लस HCN, एक एसिड सॉल्ट के साथ यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना, ऊपर वाली रिएक्शन तो है ही है सैंडमेयर, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब सॉल्ट के साथ मेटल यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द सैंडमेयर रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बन गया, CN, है ना, साइनोबेंजीन। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि यहां हमें Br लगाना है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में सॉल्ट आपने ले लिया, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। क्या बन जाएगा हमारे पास यहां पे बताओ, Br लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। एक और चीज, ये जो दोनों रिएक्शन है, दीज आर नोन एज दी सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसको या कहीं पे दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, तो अब यहां मेटल सॉल्ट नहीं है। अब ये मेटल सॉल्ट नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, गटरमान रिएक्शन। दिस इज नोन एज दी गटरमान रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन में क्या करना है, लगाना तो वही है, लेकिन आपको मेटल एज ए कैटलिस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे देखो ये हमने कर लिया, अब हमें बनाना है इसका फ्लोरीन, यानी फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो आप क्या करिए, HBF4 HBF3 से रिएक्शन या 4 से करोगे, तो यहां पे एक सॉल्ट की फॉर्मेट बनेगी ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहां फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, प्लस साइड में BF3 हो जाएगा, प्लस N2 प्लस HCl। ये आपको ध्यान रखना है। इसको जब भी फ्लोरीन बनता है, उसको विल्स हीमर रिएक्शन बोलते हैं, विल्स हीमर रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो गटरमान कहां पे होगी, केवल मेटल ले रखा है तो, और मेटल सॉल्ट ले रखा है तो सैंडमेयर रिएक्शन है। और यहां फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा, उसको विल्स हीमर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट हैं। अब ये क्या करता है जनरली, पहले रिडक्शन देख लेते हैं इसका। अगर हम बात करें डाइजीनियम सॉल्ट के रिडक्शन की, तो ये डाइजीनियम सॉल्ट है। अब बताओ कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज करें ताकि ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां हमारे पास दो होते हैं, एक H3PO2, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फिनिक एसिड। ध्यान रखना, या तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर बोलते हैं फॉस्फिनिक एसिड। दिस इज नोन एज दी फॉस्फिनिक एसिड। ठीक है, अब इसके साथ आप वाटर का यूज करेंगे,
और यहां पे बनेगा बेंजीन, ये रिड्यूस हो चुका है, N2 ग्रुप जा चुका है, N2 प्लस S3PO3 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फिनिक की जगह फॉस्फोनिक एसिड। ये दिस इज द फॉस्फोनिक, और साइड प्रोडक्ट क्या जाएगा हमारे पास, और HCl। अब मान लीजिए ये आपके पास नहीं हुआ तो एक और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम, C2H5OH, इथेनॉल के साथ वाटर को यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। ये बेंजीन बन जाएगा और बेंजीन के साथ साथ हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनेगा, N2 प्लस HCl, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द डायोजीनियम सॉल्ट। अब देखिए ये जो डायोजीनियम सॉल्ट है, इट शो द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन किसकी वजह से करता है, क्योंकि इसमें जो एजो लिंकेज है ना, एजो ग्रुप क्या है, डाई बनाती है। तो डाई बनाने की वजह से इसमें एजो लिंकेज जो होती है उसकी वजह से ये कपलिंग रिएक्शन देता है। तो इसकी कपलिंग रिएक्शन देखिए, अगर हम लोग कपलिंग रिएक्शन की बात करें, ये यहां सॉल्ट है, दिस इज द डायोजीनियम सॉल्ट। अब मान लीजिए हम इसको एनिलीन से रिएक्शन करा रहे हैं, एनिलीन ग्रुप को मेंटेन रखना है, ये नहीं पता लगा कि एनिलीन से H निकाल दिया आपने, यहां से H निकालना है, तो इसका H जाएगा, इसका X जाएगा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन, ध्यान रखना ना। और कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ लाइक दिस, ठीक है ये। और ये कैसे कलर की डाई होगी, इसको बोलते हैं बेंजीन एजो एनिलीन, है ना। तो ये जो एनिलीन ग्रुप जहां पे लगा है हमारे पास, एनिलीन ग्रुप लगने की वजह से इसका जो कलर आएगा डाई का, वो कौन सा होगा अपने पास, येलो कलर, ठीक है। जब भी कभी, अब एक और चीज ध्यान दो यहां पे, अब मान लो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आए हुए हैं, अगर यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और वहां CH3 लगे हों और आपसे पूछे कलर कैसा होगा, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे अभी ये 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री भी हो सकता है, मतलब एक H एक CH3 भी हो सकता है, और दोनों CH3 हो सकते हैं, मतलब 3 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन कलर कभी भी नाइट्रोजन के साथ आएगा तो ध्यान रखना है आपको, येलो होगा। और देखो, मान लो हमने इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करा दी, कपलिंग रिएक्शन, अगर हम लोग फिनॉल के साथ कराएंगे तो फिनॉल के साथ क्या बनने वाला है हमारे पास प्रोडक्ट, ये जो डाई बनेगी वो रेड या ऑरेंज कलर की होती है, ध्यान रखना, येलो या ऑरेंज कलर की डाई होगी, या फिर रेड, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब OH ग्रुप जब आएगा तो उसको मेंटेन रखना है, इसका जो कलर होगा डाई का वो होगा रेड या ऑरेंज, ठीक है। एक और चीज देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास डायोजीनियम है, डायोजीनियम की रिएक्शन करा रहे थे ना, मान लो हमने इसको वाटर से ट्रीट कर दिया एसिड के प्रेजेंस में, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, फिनॉल। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बन जाएगा बेसिकली, फिनॉल। तो ये सारी रिएक्शन है अपने पास डायोजीनियम सॉल्ट की, यानी कि एनसीईआरटी में तो छोटा सा ही दे रखा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी कभी डायोजीनियम सॉल्ट का ऑर्डर आ जाए कि सबसे पहले कौन डायोजीनियम रिएक्शन देगी, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़िएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क में कि डायोजीनियम रिएक्शन कई सारी दे रखी हों, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको यह बताना है कि सबसे पहले डायोजीनियम सॉल्ट किस में रिएक्शन देगा, किस में डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन पहले होगी,
समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कल, और कल मैं आपको फिजिकल शुरू करूंगा क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक के बोर्ड वाले के हिसाब से खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे 2 चैप्टर आएंगे, एक है अपने पास एल्डिहाइड, एक है एमीन्स। तो एल्डिहाइड हमारा खत्म हो गया, एक बार आप जा करके देख लें पूरा वीडियो। दूसरा एमीन्स हमारा पूरा खत्म हो गया एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर थोड़ा सा मेडिकल आईआईटी जेईई देखें तो थोड़ा सा रह जाता है उसमें क्या NO2 वगैरह, लेकिन इसके पर्पज से देखें एनसीईआरटी के तो उसकी हमने एक एक लाइन कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग करने वाले हैं फिजिकल कर लेते हैं पहले। फिजिकल में सबसे पहले ले लेंगे सरफेस, फिर आपका 2 और रहते हैं इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। देन आफ्टर इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड D&F। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा हो रखा है, D&F हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।